देखिए प्यारे बच्चों कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें 4 नंबर का प्रश्न है और काफी बच्चे इसमें फंस सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान से तरीके से इसको बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। देखते हैं, कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद है, तो लाल गेंद की संख्या कितनी है। लाल गेंद की संख्या कितनी है, 5 है। कह रहा है कुछ नीली गेंद है, तो यहां पर मान लीजिए, माना नीली गेंद की संख्या जो है वह यक्स है। अब थैले में 5 लाल गेंद है और यक्स नीली गेंद है, तो अब थैले में कुल कितनी गेंद हो गई। तो देखते हैं, थैले में कुल गेंद की संख्या बराबर 5 और प्लस यक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि लाल गेंद की संख्या 5 है, नीली गेंद की संख्या यक्स है, थैले में कुल गेंद की संख्या 5 प्लस यक्स है। तो अगर हम यहां से लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता निकालें, लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता यहां से होगी, तो 5/5 प्लस यक्स होगी, क्योंकि प्रायिकता जो होती है वो लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। अब यहां से नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता लिखेंगे, नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता बराबर x/5 प्लस यक्स, क्योंकि नीली गेंदों की संख्या जो है वो यक्स है। अब प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार अगर हम लिखें तो देखिए 5/5 प्लस यक्स और x/5 प्लस यक्स। देखो, थैले में कुल गेंद की संख्या 5 प्लस यक्स, नीली गेंद की संख्या यक्स। यहाँ ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता की दुगनी, यहाँ यह है नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता जो है वो लाल गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता से दुगनी है। कौन सा दुगना है, ये आपका लाल गेंद है ये, और ये नीली गेंद है। नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता जो है ये लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, ये रेड वाला है, ये ब्लू वाला है। तो अब देखिए कि नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता से दुगनी है। ये जो है इससे दुगना है, मतलब अगर हम इसमें 2 का गुणा करा दें तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और हल करते हैं तो यहाँ पर ये 5 दूना 10 हो जाएगा, बटा 5 प्लस यक्स बराबर यक्स बटा 5 प्लस यक्स, और यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो 10 बराबर यक्स आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो सॉल्व कर लीजिए। देखो बच्चों, एक अगला प्रश्न है कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किमी प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए यहां से यहां तक उसको टोटल लंबाई जो है वो 24 किलोमीटर है, और अगर इधर को धारा है, देखिए कह रहा है कि शांत जल में चाल जो है वो कितनी है, नाव की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है।
आप देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर कोई चीज जब जल शांत है उसमें नाव चलेगी या हम तैरेंगे, तो जिस स्पीड से तैरेंगे अगर उसी जगह बहता हुआ पानी होगा अर्थात धारा चल रही होगी उसके दिशा में तैरेंगे तो शायद बहुत तेजी से तैरेंगे, और अगर उसके विपरीत में तैरेंगे तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा तैरने में, दूर तक जाने में। जैसे जब धारा की दिशा में कोई चीज चलता है तो वह उसकी चाल जो होती है वह अपनी स्वयं की चाल और साथ साथ धारा की चाल उसमें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। तो अब यहाँ देखिए कि नाव की चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में नाव की चाल 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब अगर नाव धारा के विपरीत जाएगी तो क्या विरोध करेगा? चाल ही तो, नाव जो पानी की चाल है, धारा की चाल है, वही तो विरोध करेगी। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो विरोध कौन करेगा? धारा करेगी, अर्थात 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब यहां से हमको धारा की दिशा की चाल पता चल गई और उसके विपरीत जाने में भी चाल पता चल गई, जबकि दूरी दिया है 24 किलोमीटर। तो अब हम निकालेंगे जाने में लगा समय। धारा की दिशा में जाने में लगा समय बराबर, तो जाने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो यहां हो जाएगा 24 बटा 18 प्लस x। और धारा के विपरीत में जाने में लगा समय बराबर, तो यहाँ भी फार्मूला वही, दूरी बटा चाल। तो दूरी वही है 24 बटा चाल, यहाँ क्या हो जा रही है 18 माइनस है। अब यह सोचना है कि जो धारा की दिशा में जाएंगे तब समय ज्यादा लगेगा कि धारा के विपरीत जाएंगे तब समय ज्यादा लगेगा। तो इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि धारा के विपरीत जाने में समय ज्यादा लगेगा जबकि धारा की दिशा में जाने में समय कम लगेगा। तो यहाँ विपरीत जाया जा रहा है अर्थात यह समय ज्यादा है, यह समय कम है। यहाँ कह रहा है कि 1 घंटा अधिक लगता है, अर्थात इसमें से अगर हम इसको हटा दें तो 1 आ जाएगा। प्रश्नानुसार 24 बटा 18 माइनस x माइनस 24 बटा 18 प्लस x इक्वल टू ए। अब यह एक इक्वेशन बन गया और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ आइए देखते हैं। देखो 24 दोनों में है तो 24 को कॉमन कर दो, आसान से समझ में आ जाएगा। 1 बटा 18 माइनस x माइनस 1 बटा 18 प्लस x इक्वल टू 1। अब देखिए 24 को चाहे तो आप उधर भेज दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 18 प्लस x माइनस 18 माइनस माइनस प्लस x बटा 18 का वर्ग माइनस x का वर्ग इक्वल टू 1/24। अब देखिए तो 18 से 18 कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, 2x इसका यहाँ गुणा करा दोगे तो 24 इक्वल टू इसका यहाँ गुणा कराओगे तो आ जाएगा 18 में 324 माइनस x स्क्वायर, और इसको भी इधर लाओगे
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस में 24 दूना 48 एक्स हो जाएगा और माइनस 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका कराएंगे फैक्टर और इसका फैक्टर आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसका फैक्टर। देखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 है, इसका जो फैक्टर करेंगे तो 324 का फैक्टर आप देखिए ये हो जाएगा। यहाँ से इसका सेट करेंगे जैसे तो 3 2 6 को एक साथ रहने दो, 3 3 9 9 3 27 27 2 54 और 54 और 3 2 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा ये, आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। x कॉमन करोगे x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन करोगे तो x प्लस 54 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 54 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, x माइनस 6 इन द सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। यही आपका 6 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा, धारा की चाल आ जाएगी। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए बड़ी आसानी से और इसको जरूर लगाइएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपको समझ ना आया हो तो प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक त्रिकोणमिति का सवाल है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, पेडेस्टल वही होता है जिस पर मान चलिए कि आप कह सकते हैं एक चबूतरा होता है जिस पर मूर्तियां लगाई जाती हैं। तो यह एक पेडेस्टल है जो पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब इसके ऊपर यहाँ से 1.6 मीटर की ये मूर्ति लगा दी जाती है, ठीक। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। आगे कह रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, अर्थात यहाँ से जब हम यहाँ नापेंगे तो ये आपका 45 डिग्री है। ये कितना है, 45 डिग्री है। अब कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो h मीटर आप मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी d मीटर ले लेंगे। ये a होगा, b होगा, c होगा, d होगा। बड़ी आसानी से समझिए इसको। देखिए, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर हमने मान लिया। देखिए त्रिभुज BCD से, त्रिभुज BDC से, जब BDC से लेंगे तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार इक्वल टू होता है tan थीटा। लंब का वैल्यू h है, आधार का वैल्यू d है, tan थीटा का वैल्यू 45, h अपॉन डी इक्वल टू tan 45 का मान 1, अर्थात h इक्वल टू डी। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, और यहाँ पर लंब बटा आधार अर्थात 1.6 प्लस h बटा d इक्वल टू tan 60 डिग्री। 1.6 प्लस h इक्वल टू d√3 रख देंगे। यह समीकरण 2 हो जाएगा। हमें निकालना है h का वैल्यू, तो हम d की जगह h रख सकते हैं। तो देखें 1.6 इक्वल टू d की जगह h रखिए, h√3, और यह इधर जाएगा तो माइनस h। आप यहाँ रख लिख लीजिए
समीकरण एक से d इक्वल टू एच रखने पर, तो अब यहाँ h कॉमन कर लीजिए, 1.6 इक्वल टू एच कॉमन करेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। इसको लेकर आते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, 1.6 बटा √3 - 1 इक्वल टू एच बच जाएगा। चाहे तो आंसर यही छोड़ दीजिए और चाहे तो इसका भी हर का परिमेयकरण कर दीजिए। 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 से गुणा करा दीजिए अंश और हर में, √3 - 1 और √3 + 1 इक्वल टू एच। अब और आगे हल करिए, 1.6 √3 + 1 बटा √3 का गुणा 3 होगा और 1 का गुणा -1 यहाँ पर, तो h 1.6 √3 + 1 बटा 3 में से 1 घटाओगे 2 इक्वल टू एच। इसको काटोगे तो 0.8 बचेगा अर्थात 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर इक्वल टू एच। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको आसानी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, एक और प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यह 4 नंबर का प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको जरूर ध्यान से समझिए। देखिए, कह रहा दो सकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं कि जो दो वृत्त बने और दोनों के जो केंद्र हो वो एक हो। जब एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाए जाएंगे तो वो सकेंद्रीय वृत्त कहे जाएंगे। देखिए, फिर कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त पर एक जीवा खींचिए। फिर कह रहा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। हमने बड़े वृत्त पर जीवा खींचा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है, इसको नाम दे दिया AB और यह है O वृत्त का केंद्र। फिर कह रहा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। अब ये कह रहा है जहां ये स्पर्श कर रहा है यहां से ये जीवा समान 2 भागों में बंट जाती है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए कि हम अगर यहाँ से इसको मिलाएं और यहाँ से इसको मिलाएं तब क्या होगा, और यहाँ से इस पर एक लंब डाल दें। बहुत ही आसानी से समझिए कि जो OA और OB है यह बड़े वृत्त की 2 जीवाएं हैं, बड़े वृत्त की 2 त्रिज्याएं हैं और एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वे हमेशा समान होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करोगे कि इसमें जो हमने अपने आप से किया है, क्या किया कि पहले लिखिए AB बड़े वृत्त की जीवा है। AB जो है बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। और देखिए फिर क्या हमने क्या किया कि OA और OB को मिलाया, OA और OB को मिलाया, OA और OB को मिलाया जो क्या है, जो बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जो बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखिए यहां पर आप इसको C लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक त्रिभुज यहां बन गया ACO, एक त्रिभुज बन गया BCO, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACO तथा त्रिभुज BCO में, दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कि हमको क्या चीजें मिल रही हैं। तो OA और OB क्या है, OA बराबर OB है और ये क्या है, ये त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। तो ये दोनों त्रिज्याएं क्या है, बराबर हो गई। दूसरा क्या है, OC लंब है, OC जो है वो लंब है किस पर, AB पर।
अगर OC लंब है AB पर तो OCA कोण OCA बराबर होगा OCB के कोण OCB के, और वो भी राइट एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लंब है, तो ये लंब हो गया, इधर भी लंब हो गया। अब तीसरी बात आती है कि हमको एक भुजा ये बराबर मिल गई, एक कोण ये बराबर मिल गया। OC भुजा जो है वो दोनों त्रिभुजों के लिए काम कर रही है, अर्थात OC बराबर है OC के, यह उभयनिष्ठ है, जिसको आप कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है। अब देखेंगे कि एक भुजा दूसरी भुजा बराबर, एक कोण बराबर, तो यहाँ आप RHS जो है कॉन्ग्रुएंट रूल सर्वांग समता नियम कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACO सर्वांग सम होगा त्रिभुज BCO में। यहाँ कौन सा रूल लगा है, ASA रूल से, ASA नियम से, ASA नियम से चाहे लिख दो, चाहे तो आप यहाँ पर RHS नियम लिख दो, RHS नियम से। और जब यह आपका RHS नियम से यह सर्वांग हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या कि इसलिए AC बराबर हो जाएगा BC पर। अतः यह प्रूव हो गया क्या कि जो है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करता है, ये समान दो भागों में बांटता है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हल कर लीजिए। यहाँ ना समझ में आया कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो शून्य किसका ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, x² + 7x + 10 = 0 लिखिए, और अब आप इसके करिए फैक्टर करोगे। x² + 5x + 2x + 10 = 0, 5 2 = 10 और 5 2 7, x कॉमन करोगे x + 5 आएगा, +2 कॉमन करोगे x + 5 आएगा = 0, x + 5 और x + 2 = 0, x + 5 = 0, then x = -5, x + 2 = 0, then x = -2. So we get -5, -2, ये क्या है, इसके शून्य हैं। लगा लीजिए आप लोग इसको, और जहां न समझ में आया हो प्लीज अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा।